आज हमारे साथ मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल मौजूद हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मऊगंज विधायक के द्वारा बीते 5 सालों में क्या कार्य किया गया और आगे किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव लड़ रहे हैं और अभी कौन सा काम अधूरा पड़ा हुआ है जिसे वह पूरा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा। शुरुआती मतलब राजनीतिक ना। मेरा ये है कि मैं जब कॉलेज में था उस दिनों कॉलेज में बहुत चुनाव चलते थे और सर कौन बड़े पैमाने से आप? हम यहाँ सतना में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतना में वहाँ से हम पढ़ाई किए। तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे, वहाँ कॉलेज में चुनाव होता था और कॉलेज के चुनाव में भागीदारी लेने के कारण राजनीति का एक उत्साह बढ़ा और उसके बाद फिर यहाँ तक का सफर चल रहा। तो ये राजनीति की शुरुआत किस सन में आपने? ये हमारा कॉलेज में हम लोग 83-84 में आए थे और तब से शुरुआत हुई है। फिर सामाजिक आंदोलन, धीरे धीरे कई कार्यक्रमों में जाना, लोग बाग कार्यक्रम करते थे तो बुलाना, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में चले जाना, कॉलेज के द्वारा छात्रों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन, फिर उसमें हर साल चुनाव होते थे, चुनाव में पूरे ग्रुप को लड़ाना, ये गतिविधियां होते होते यहाँ तक का सफर चल पड़ा। जब पहले आप कॉलेज से राजनीतिक जीवन में आए तो कौन सी पार्टी आपने? उस समय हमारा, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था 99 में, तो मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, पन्ना दमोह सीट थी। फिर इसके बाद हम 2004 में रीवा से संसदीय क्षेत्र में लड़े थे, थोड़ी वोटों से हम हार गए थे और उसके बाद 6 से हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और तब से अभी तक। अच्छा, जब आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो इससे पहले संघ भी ज्वाइन किए हुए थे या फिर? मैं जो स्कूल मेरा था, स्कूल की मेरी पढ़ाई जो है सरस्वती स्कूल में थी और सरस्वती स्कूल में हम लोग शाखा भी जाना और शाम को खेल खेल में भी प्रार्थना करना और बहुत सारी गतिविधियां संघ की गतिविधियों में वहाँ थे। और फिर कॉलेज में आ गए तो सरस्वती विद्यालय की गतिविधियों से बाहर हो गए, मगर हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोग संघ के विभिन्न दायित्वों में बने रहे और उनसे मेरा संपर्क भी पूर्व छात्र सम्मेलन के नाते और नाते से बना रहा। और फिर जब यहाँ 2004 में चुनाव हारने के बाद वो सब लोगों के संपर्क में आए तो उनके साथ जुड़ गए संघ में और संघ में जुड़ करके फिर से वही शाखा जाना, फिर से वही प्रशिक्षण, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के संघ के प्रशिक्षण में, संघ के दायित्व में काम करते रहे और काम करते करते फिर कभी इधर आ गए और इधर से चेयरमैन बने, फिर विधानसभा का चुनाव लड़े, आयोग में आ गए। जब आप भाजपा ज्वाइन किए तो भाजपा में आपको पार्टी की तरफ से पहला पद कौन सा दिया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आया था तो सबसे पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष में किसान मोर्चे का बना था। फिर इसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी की मेन बॉडी में आया और फिर मेन बॉडी में आने के बाद मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे का भी अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद उसी वित्त विकास निगम में मैं कैबिनेट मंत्री के दर्जे में चेयरमैन रहा। सफर यहाँ हुआ और इसके बाद 2018 में बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया, मऊगंज से टिकट दिया। मऊगंज में जब आप पहली बार चुनाव लड़े थे तो आपको ये लगा था कि जीत हासिल होगी? बिल्कुल। हम चूंकि पहले मैं यहाँ लोकसभा चुनाव जब लड़ा था तो लोकसभा चुनाव लड़ते समय मैं यहाँ मऊगंज विधानसभा की एक एक पोलिंगों के बारे में मुझे जानकारी थी और उसके पहले भी यहाँ मेरी वर्किंग रही। 89 से मेरी वर्किंग मऊगंज में रही। 1989-90 के समय में यहाँ आकर के वर्किंग शुरू किया था। उन दिनों गांव-गांव जाना, लोगों के यहाँ रुकना, सबसे तो संपर्क मेरा पुराना था और उस पुराने संपर्क के बाद फिर मैं 2004 का यहाँ चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो वो संपर्कों के कारण यहाँ अच्छी खासा वोट भी मिला था। लोकसभा चुनाव हमारे गए अलग बात है, पर यहाँ संपर्क हमारा बना रहा और वो संपर्क कभी टूटा नहीं।
लोग हमसे जुड़े रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको चुनाव लड़ाया तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो पूरी शक्ति के साथ लगे। और जो हमारा पुराना जुड़ाव रहा वो लोग भी काम में जुट गए। और इस तरह दो तरह से लोग काम किए और अच्छी खासी, तो मुझे भरोसा था कि वो सब साथी भी लगे हैं काम, पार्टी भी पूरी शक्ति के साथ लगी, पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से जुटे हैं, तो विजय सुनिश्चित है। और आपने देखा 12,000 के लगभग वोटों से चुनाव जीते। बिल्कुल, पहली बार में ही आपने चुनाव फाइट कर लिया। कोई मऊगंज की जनता पहले तो ये सोची ही नहीं थी कि आप आ रहे हैं और चुनाव से, क्योंकि ऐसा इसलिए सोचे थे कि देखिए, जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, सिवाय एक बार 84 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती, उसमें पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लड़ती, पर यहाँ पर बीजेपी वो एक चुनाव जीती थी, जगदीश दत्त तिवारी, उनका वो भर एक बार जीते। फिर इसके बाद लगातार 35 साल फिर बीजेपी की हार रही। तो इतने बार हारने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता था कि ये बहुत कठिन है बीजेपी के लिए, बहुत कठिन है बीजेपी के लिए। तो होता ना कि बड़ा वो लगता है, पर भारत कई बार विश्व कप जीत भी गया है। बनी बात है। जब आप 2018 का चुनाव लड़े तो यहाँ पर जनता से क्या वादे किए थे आपने विकास को लेकर? देखिए, ये बात बहुत सही है कि जब यहाँ पर हम चुनाव किए थे तो पिछली परिस्थितियां में, जब मैं भी चुनाव लोकसभा लड़ा था, तब भी मेरे सामने ये था कि मऊगंज को जिला बनना चाहिए, क्योंकि उन दिनों रोड खराब होती थी। तो यहाँ हम लोग आते थे तो 7-8 घंटे लगते थे। तो रीवा से यहाँ आने में 7-8 घंटे लगते थे। तो लगता था कि यार मऊगंज जिला बन जाए तो ये मुख्यालय बन जाए, आना जाना बहुत तकलीफ होती थी। और फिर आप सोचो कि यहाँ से मऊगंज जाने के बाद फिर हनुमाना से फिर पिपराही से फिर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जड़कुड़। तो जड़कुड़ से आप तुरंत मिर्जापुर पहुंच जाओ, जड़कुड़ से सीधी सिंगरौली पहुंच जाओ, मगर जड़कुड़ से रीवा पहुंचना बड़ा कठिन। तो ये लगता था कि एक जिला बन जाए। और पूरे क्षेत्र में पानी तो लगभग पहुंचता था, यहाँ पानी नहीं था, तो पानी का भी एक समस्या थी कि वो भी मुझे लक्ष्य था कि वो भी आ जाए। एक हनुमाना में कॉलेज बन जाए। दूसरा मैंने देखा था कि सबसे ज्यादा यहाँ लोग पलायन किए हुए हैं। पलायन मतलब दूसरे पानी का कमी होने के कारण, खेती का अभाव नहीं होने के कारण लोग बाहर 25 से 30 हजार लोग यहाँ के बाहर मजदूरी कर रहे हैं। परिवार की हम बात करें तो कम से कम 10 से 15 हजार परिवार ऐसे होंगे जिनके लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बाहर कमाने जा रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो कोई सूरत में फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कोई नागपुर में, तो कोई साउथ में, तो कोई गुड़गांव में, तो कोई बनारस में, जो जहां जिसको मिल रहा है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया एक डेवलप हो जाए और पर्याप्त मात्रा में लैंड उपलब्ध हो जाए, तो यहाँ हमको लेबर उपलब्ध हो जाएगी, मैन पावर उपलब्ध हो जाएगा, पढ़े से लेकर योग्य से जो, तो हमारे लोगों का रोजगार का यहीं पर सृजन हो जाएगा और लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो अपने परिवार के बीच में रहेंगे तो जो भी पैसा मिलेगा, घर का कमरा का किराया नहीं लगेगा, उसी बिजली में वो भी रहेंगे, अलग से बिल नहीं लगेगा, अलग से नहीं लगेगा, तो एक इनकम जनरेट होगी और हमारा मऊगंज उठ जाएगा। क्योंकि आय बढ़ेगी, परिवार की आय बढ़ती, सकल उत्पाद बढ़ता है, तो फिर पैसा चारों तरफ दिखने लगता है। तो अगर 20,000 लोगों को यहाँ हम तनख्वाह दे दें और वो जब क्षेत्र में जाएगा, सामान खरीदेगा, तो हमारा मऊगंज में स्वाभाविक रूप से उठाव आएगा। तो ये मैंने तय किया था। तो ये इंडस्ट्री लगना, पानी मिलना, जिला बनाना, कॉलेज बनाना, ये सब चीजों का लक्ष्य था। ये रख करके आदमी काम किया। और जब आप चुनाव जीत गए तो उनमें से कितने वादे पूरे किए? देखिए, मऊगंज का कॉलेज बन गया, ये हनुमाना कॉलेज नया खुल गया। मऊगंज में नई कॉलेज की बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग नई कॉलेज बन गई। हमारा मऊगंज का जिला बन गया, जो बड़ी मांग थी, जो आज की नहीं है, बहुत पहले की, 82 में बनने की कगार में रह करके भी फिर ये नहीं बन पाया था। आपको अगर मालूम हो पुराना इतिहास, तो 82 में इसको बना करके फिर रोक गया था। उस समय चीफ मिनिस्टर थे कुमार साहब, उन्होंने
अच्छा, प्रयास किया था। रोका क्यों गया था? अब वो कोई कारण रहा होगा उस समय, मगर जो यहाँ के लोग बताते हैं, और उसके बाद फिर ये आंदोलन का रूप और ले लिया कि इसको बनाया जाए। उसके पहले से डिमांड चल रही थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई तब तो 82 में लोगों ने करने का प्रयास किया। तो बहुत लंबे समय से, जैसा आपने बोला कि 60 सालों से चल रहा है, तो ये था, वो मांग पूरी हुई और जिला बना। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का धन्यवाद करता हूँ कि जब जब हमने उनको अपना प्रस्तुत किया है प्रतिवेदन, तो हम ड्राइंग नक्शा ले जा करके बनाना, रिपोर्ट बना के ले जाना कि हम कैसे कैसे जिला बना रहे हैं, कहाँ से हमारी ग्रोथ होगी, इनकम कहाँ से होगी, लोगों को क्या तो उसको बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सपोर्ट किया और वादे मुताबिक वो यहाँ पे आके जिले की घोषणा कर गए। तो एक तो जिला बन गया। हनुमाना में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं था, हनुमाना में शासकीय कॉलेज खुल गया, चालू हो गया, प्रारंभ हो गया, एडमिशन शुरू हो गया। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया की लैंड की नाप हो गई 550 एकड़ जमीन, 450 इंडस्ट्रियल एरिया को दिया और शेष जमीन एमएसएमई को दिया, लघु सूक्ष्म। दोनों को मिला के लगभग 200 के आसपास हमारे इंडस्ट्रियल के प्लाट बन रहे हैं। 65 करोड़ 80 लाख रुपए का टेंडर हो गया, जिसका काम शुरू हो रहा है। तो ये वहां पे अलग से सब स्टेशन बनना और इंडस्ट्री को पानी कहाँ से आएगा, उसकी पाइपलाइन बिछाना, उसको रोड बनाना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जैसे ही पूरा डेवलप हो जाएगा, इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं, लैंड देखने आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री मैंने देखा है इंदौर में जब ये था, तो वहां पे मऊगंज की घुरेटा की इंडस्ट्रियल एरिया की वहां पूछताछ हो रही थी और उसमें लोगों ने बोला कि हमको सस्ती लैंड मिल रही है, मैन पावर हमको मिल रहा है, 4 लाइन से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए लगभग जो लोगों के दिमाग में होता है कि हम किस जगह पे हम अपनी इंडस्ट्री डालें। तो सिंगरौली से प्रयागराज, जबलपुर नागपुर से बनारस का ये कॉरिडोर का पॉइंट है, तो ये जो हमारा मऊगंज, तो इस जगह को डेवलप करना आसान होगा। तो लोग बाग हर चीज देखते हुए लैंड लेते हैं, तो झुकाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही इसमें 62 करोड़ 80 लाख दे करके और इसको बोला इसको डेवलप करो, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और जब इतनी इंडस्ट्री लगेंगे तो हमारा मऊगंज में उठाव आएगा, टैक्स जमा होंगे इस डिस्ट्रिक्ट के खाते में, तो हमें रिटर्न मिलेगा, हमें वहां पे प्रोग्रेस के लिए फंड मिलेगा और यहाँ से लगभग 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार। प्रत्यक्ष रोजगार जो सीधे इंडस्ट्री में काम करेगा, अप्रत्यक्ष भाड़ा है, टैक्सी है, रिक्शा है, ऑटो है, पान की दुकान है, चाय की दुकान है, ठेला है, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसे लगभग 20 हजार से ऊपर लोगों को यहाँ पे रोजगार की संभावना, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये काम हो गया हमारा, 3 काम हम बताए। चौथा काम हमारा, पानी की यहाँ बड़ी शॉर्टेज थी और स्थिति ये हो गई थी कि पहले कुएं में पानी निकलता था कई वर्षों पहले, और उस समय मऊगंज एक ऐसा था कुआं भी बहुत गर्मियों में सूख जाते थे, जबकि बाकी जगहों में होता था। और फिर यहाँ हैंडपंप की शुरुआत हुई, फिर हैंडपंप की पाइप, 2 पाइप, 4 पाइप, 6 पाइप, 10 पाइप, 11 पाइप तक लोग ले गए। फिर इसके बाद मोटर लगना शुरू हुई, मोटर का पानी भी निकाल करके अब स्थिति ये हो गई कि अब मोटर से भी पानी नहीं निकल रहा है। तो बगल में खेत में 5 हार्स पावर की मोटर से पानी निकल रहा है, यहाँ 2 हार्स पावर की मोटर से पानी नहीं आ पा रहा। तो पानी के पीने की ही बड़ी समस्या थी। इसलिए हमने तय किया, नगरीय क्षेत्र में तो अपन ने कर लिया था, यहाँ मऊगंज में भी और हनुमाना में भी, कि हमने पूरा जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे घर घर और गोरमा से पानी आ रहा हनुमाना का, और नदी में वहां पे डैक्ट बना करके मऊगंज में, तो ये तो पानी हो गया था। मगर ग्रामीण क्षेत्रों की अभी दिक्कत थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, दोनों का धन्यवाद करूंगा कि इसमें पत्र हमने दिया, उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट बनवाया, क्योंकि केवल हम इसमें जल जीवन मिशन में केवल मऊगंज का पार्ट छूटा था, हनुमाना मऊगंज का, बाकी लगभग सब जगहों पे जल जीवन मिशन की पाइपलाइन। हनुमाना मऊगंज क्यों छूट गया था? हनुमाना मऊगंज इसलिए छूट गया था कि उनका कहना कि हम यहाँ पे पाइपलाइन डालेंगे तो पानी कहाँ से आएगा, पानी की प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीने का पानी तो उस पाइपलाइन में पानी भी डालना पड़ेगा। तो जब ये
जल जीवन मिशन को अपन ने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात किया कि भाई पीने के लिए पानी तो सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रहा पर्याप्त पानी, पीने के लिए हो सकता क्या। और फिर बाण सागर से पीने के पानी की व्यवस्था हो गई। इतना पानी हमको मिल गया कि पीने का पानी भरपूर, यहाँ तक कि छोटे छोटे डैम है उसको भी भर लेंगे। टेंडर हो गया, 1896 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए। उसका टेंडर हुआ, टेंडर मिलकर के पाइपें गिर गई, पाइप के काम शुरू हुए बिछने के, और ये लगभग 2 साल के काम का है, जिसमें 4-5 महीने बीत गए। मुझे लगता है 1.5 से 2 साल के अंदर एक घर में गांव के पानी पीने का पहुंच जाएगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। ये नीचे वाटर लेवल धीरे धीरे जो खिसक रहा था वो बंद हो जाएगा, और आने वाले समय में जब हम नीचे से पानी निकालेंगे तो स्वाभाविक है वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। ये हमारे मऊगंज के लिए सबसे बड़ी अगर देन बोले तो बाण सागर का पानी है, इसकी भी मांग, और इसकी कई वर्षों से मांग भी कई वर्षों से। तो पीने के लिए हमें ये पानी मिला है, मैं बहुत बड़ी परियोजना। तो जैसा आपने बताया कि मऊगंज में, अब घुरेटा में इंडस्ट्रियल लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, तो अभी तक कितनी इंडस्ट्री? अभी तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। अभी लोग क्वारी कर रहे हैं। जैसे आते हैं तो डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो डेट दे देते हैं, इस तारीख को वहां पे चलना है, तो लोग बाग आते हैं तो एरिया देखते हैं कि हमारा रोड से कितनी दूरी हो जाएगा, अभी कितना डेवलप हो गया है, कितना डेवलप नहीं, क्योंकि उनको डेवलप चाहिए। वो डेवलप कर रहे हैं। हाँ, वो डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का शुरू में जब क्वारी आई थी, हाँ, तो ये आया था कि कोई भी अनडेवलप्ड प्लाट ले सकता है। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ने जब पैसे सैंक्शन कर लिया, जब इंदौर के इन्वेस्टर मीट में घुरेटा की डिमांड बढ़ी, तो फिर उन्होंने बोला कि इसको डेवलप करके देना है, ताकि सिस्टमेटिक ढंग से लोगों की इंडस्ट्रियां लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्री लगा सके, संख्या ज्यादा रहे। तो इसलिए एमएसएमई का पार्ट अलग कर दिया कि इतने एरिया में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगेंगे। हैवी इंडस्ट्री का पार्ट अलग रख दिया, जिसमें बड़े भी इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ेंगे, जिसमें 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ तक के प्लांट उसमें निकल के आ रहे हैं। तो जैसी जो इंडस्ट्री होगी, तो 3-4 तरह की क्राइटेरिया बनाए हैं कि इस तरह की इंडस्ट्री के लिए हम ये प्लाट देंगे, इस तरह की इंडस्ट्री के लिए हम ये प्लाट देंगे। लगभग सब तरह के उद्योग लग सके उसके लिए वो बना रहे हैं। और 126 प्लाट हमारे उसमें निकल रहे हैं, और एमएसएमई के प्लाटों की और करके तो कुल मिला के लगभग 200 के आसपास यहाँ पे प्लाट, छोटे बड़े प्लाट। और फिर ऐसा नहीं है कि जब एक बार इंडस्ट्रियल डेवलप हो जाता है ना, तो फिर कोई इंडस्ट्री को मान लीजिए 100 एकड़ चाहिए, तो फिर वो कहीं से प्राइवेट लैंड खरीद करके फिर बड़ी इंडस्ट्री भी डालते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे रीवा में, घुरेटा में इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा भी लोगों ने इंडस्ट्री डाल के रखी है। तो कोई हरमड़ा में और बड़ा लैंड ले सकता है, 400 डालेगा, 200 एकड़ में डालेगा, बड़ी। तो एक इंडस्ट्रियल जब हब बनता है तो फिर लोगों का एक दूसरे से जुड़ा, जैसे एक बार आपने देखा होगा कि सूरत कोई काम करने चला गया तो फिर 10 लोगों को और ले जाता है, और लेके जाता है। उस तरह का यहाँ पे बनेगा। हमारा मऊगंज बहुत डेवलप होगा। जब आप 2018 के चुनाव में जनता के बीच जा रहे थे, तो उस समय तो पब्लिक को यही लग रहा होगा कि बस बातें कर रहे हैं, कहाँ से जिला बन पाएगा, कहाँ से इतनी इंडस्ट्री आएगी, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मऊगंज की जनता पहले भी काम देख चुकी थी और मऊगंज की सिर्फ मांग चल रही थी, उस पर किसी के द्वारा ऐसा अमल नहीं किया गया कि मऊगंज को जिला बनवाया जाए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इस पर मन से प्रयास नहीं हुआ। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है, मन से प्रयास। आप ईमानदारी से बताइए कि अगर कोई ये कहे कि हमारी सरकार नहीं, तो हम केंद्र में होते तो ऐसा हो जाता, हम प्रदेश में होते तो ऐसा हो जाता, हमारा सांसद नहीं था तो ऐसा हो जाता, हमारा विधायक नहीं होता तो ऐसा हो जाता, हमारा विधायक होता तो ऐसा होता, ऐसी बातें लोग करते हैं। पर आप ईमानदारी से बताइए, जब देश आजाद हुआ था 1943 में, जब ये विंध्य प्रदेश था, यहाँ विधायक कौन था, सांसद कौन था, सरकार किसकी थी, कांग्रेस। सेंट्रल में कौन था, कांग्रेस। कहाँ पे आपका कुछ नहीं था। अब फिर आपने नहीं किया। मतलब मैं डेवलपमेंट के सब पार्ट को देख रहा हूँ। अगर
डैम बन सकता है पंजाब में, अगर बन सकता है दूसरी जगह, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता था? मतलब आपका सब कुछ है, आपके इरादे नहीं थे। फिर इसके बाद 52 का चुनाव हुआ, तो आप चुनाव में गए, कुछ वादा किया होगा, कुछ नहीं किया। 52 के चुनाव में कौन विधायक था, कौन सांसद था, किसका प्रदेश की सरकार थी, किसकी केंद्र में सरकार थी? एक ही दल। कुछ नहीं हुआ। 5 साल बाद फिर 57 में आया, फिर वही हुआ। फिर उसके 5 साल 62 में आया, फिर वही हुआ। फिर उसके 5 साल 67 में हुआ, फिर वही हुआ। फिर उसके 5 साल 72 में, फिर वही। तो आपकी लगातार सरकार ही भर नहीं बन रही, जिसको हम कहते हैं केंद्र में भी आप, प्रदेश में भी आप, सांसद भी आप, विधायक भी आप, आपका आदमी बोलेगा तो मानना चाहिए। आप अगर तो काम करना चाहते तो कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है। अन्य स्टेटों में डेवलपमेंट हो रहा था। जब अन्य स्टेटों में डेवलपमेंट हो रहा था, वही परिस्थिति तो यहाँ भी थी। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार थी उन दिनों जब देश आजाद हुआ। तो वहां डेवलप हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और क्या दिक्कत है जनता के बीच में बताने की, हाँ भाई हमारे कुछ लोगों से पहले चूक हुई, अब हम करेंगे। कांग्रेस के लोग तो यह भी बोलते हैं कि अगर जिला बनवाना था और बनाना था तो 3.5 साल 4 साल बीत गए, पहले क्यों नहीं बनाया? जैसे चुनाव आया तो क्यों बनाया गया? बिल्कुल ठीक है। मेरा ये कहना है कि जब हम 18 में चुनाव जीते, सरकार बनी कांग्रेस की, ठीक। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या कांग्रेसी इस बात को बोल सकते हैं कि मेरी जिले की मांग नहीं थी? तो कहते हैं मेरी मांग थी, आपकी मांग थी, आपकी सरकार आ गई तो पूरा करने में क्या दिक्कत है? कहां अड़चन पैदा हो गई? जबकि उस समय पे 2 जिले भी स्वीकृत हुए थे। कोई उस समय एक व्यक्ति जाकर के, उस समय के मुख्यमंत्री 2018-19 में रहे मुख्यमंत्री, वहां जाकर के ये कोई नहीं बोला कि भाई हमारी मांग थी, हम धरना बैठे, हम इतने लोग किए, आप हमारी पूरी करते। तो पता तो चलता कि उन्होंने बोला क्या, नहीं करेंगे कि बाद में करेंगे। ये तक नहीं हुआ कि ना कोई गया, ना उनकी तरफ से कोई जवाब आया कि बनाई कि नहीं बनाई। इतना माने सोचे। फिर इसके बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उसके 2 दिन पहले ही आपने देखा कोरोना की शुरुआत हो गई थी। बिल्कुल। लॉकडाउन 22 तारीख को ही जनता कर्फ्यू लगा था और 24 से लॉकडाउन हुआ, सरकार बन गई उसी में। 2 साल आपको भी मालूम है कि जिंदगी बचाना लक्ष्य लग गया सरकार का। सारा धन हम विधायकों को, सबको, सब लोगों का एक ही उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था। और मैं तो बिल्कुल बोलता हूं, जनता भी बिल्कुल एकदम सरकार से यही चाहती थी कि सब कुछ ठीक है, पहले प्राण बचाइए। मैं धन्यवाद करूंगा कि उस समय जनता को बचाने के लिए लॉकडाउन जैसी चीजें लगी, गाड़ी बंद, फैक्ट्री बंद, उद्योग बंद, ऑफिस बंद, सब कुछ बंद। कार्यकर्ता, पब्लिक, हम सब लोग रोडों में खड़े होकर के लोगों को भोजन दे रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि भूखे कोई ना हो, सबने किया। और ऐसा मैंने एक भी बात नहीं हो, आम जन इसमें जुटा। और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि 2 टीके लगवा करके और निःशुल्क टीके लगवा कर, इस टीके की कीमत 1,500 रुपए रखी गई थी, उसको 2 टीका एक व्यक्ति को लगा करके अलग अलग टाइम में, और इस देश के जीवन को बचाया। वह भी काल हमारे ही समय में आया, वो कालखंड भी हमारे समय में वो निकला। हमें लोगों ने बोला कि यार 2 साल हो गया, 15 महीने वो हो गया, अब 3.5 साल निकल गया, अब कैसे होगा? ईश्वर की ऐसी कृपा है, जनता का ऐसा आशीर्वाद है कि उन 1.5 सालों में जो काम हमने सोचा था वो सब हो गए। अच्छा, कोरोना काल में आप की कई फोटो वीडियो वायरल हुई थी, आप सिलाई करते हुए दिखाई दे रहे थे, मास्क बना रहे थे। सिलाई करने का उद्देश्य ये था, हमने लोगों से अपील की कि मास्क की कमी थी और लोग मास्क पहन के निकलें, ठीक है। तो हमने स्व सहायता समूह से अपील की कि सब आप लोग मास्क बनाइए। अपील करना और फिर करना कुछ नहीं। मैंने अपने घर से बोला, मैंने कहा सिलाई में मास्क बनाओ, मैंने मास्क बनाया,
घर के लोग जुटे, जिसके जिसके पास था, लोगों ने मास्क बना करके अपने घर में, और अपने मान लीजिए घर में 6 लोग हैं तो मास्क बनाया 20, सभी के लिए हो गया मास्क। तो सरकार के ऊपर जो मास्क का प्रेशर था वो घटा, कम हो गया। तो मास्क बनाने की जरूरत ये थी कि ये संदेश देना था कि मास्क हम अपने से बना सकते हैं, डबल परत कपड़े का मास्क बना सकते हैं, सिंगल परत कपड़े का मास्क बना सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को लोग सुरक्षित रख सकते, ये संदेश देना उद्देश्य था। और कोई मैंने, बहुत सारे लोगों ने इस काम को किया। अच्छा, आप खाना बना लेते हैं? बिल्कुल खाना बना लेता हूँ। कोरोना काल में आप पूरी भी बनाते थे? बिल्कुल। और सड़कों मैं खाना बना लेता हूँ, कॉलेज के समय से ही खाना बना रहा हूँ, बाहर जाता हूँ, अभी भी अपने विधानसभा में जाता हूँ, किचन है, और मैं थोड़ा होटल का खाना वाना पसंद नहीं करता हूँ। सब्जी रोटी, सिलाई मशीन बहुत कठिन काम नहीं है, आदमी चलाता है। बचपन में शौक में माताजी हमारे, जितने भी हम लोगों के कपड़े थे इनर के, वो माताजी हमारी सिलती थी, तो उन्हीं के साथ धागा डाल दो बेटा, तो ये कर दो। स्कूल के समय में तो आदमी सीखने लगा। तो ये कोई बहुत काम नहीं। अब हमसे कोई बोले कोट सिल दो तो नहीं बनेगा, पर कोई बोल दे कोई चीज फटा कपड़ा है तो मैं उसको सिल लूंगा। चलिए, कोरोना काल से थोड़ा पहले चलते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में 2018-19 में, तब आपके द्वारा धरना जगह जगह पे बैठा जाता था, अब धरना बंद है। नहीं, धरना बैठना देखिए ऐसा है, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम ऑफिस में जाकर के बोलते हैं ये काम कर दीजिए, वो कहते नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? सरकार हमारी है नहीं, जनता को उस चीज की जरूरत है, तो मेरे पास धरना के अलावा क्या विकल्प है? और धरना से काम हो जाता था, इसका मतलब है कि काम तो कर सकते थे, तो क्यों मरोगे? मैं पत्र लिख रहा हूँ विधायक को, ये रोड में काम कर दो, क्यों नहीं कर सकते थे आप? फिर धरना बने, वही काम क्यों कर देते हो? मैं कीचड़ में बैठ रहा हूँ, फिर रोड बन गई। एक उदाहरण मैं धरने का बता रहा हूँ, मैंने बहुत धरने किए, आप भी जानते हैं, मेरे को प्रदेश से लेकर देश तक लोग यही बोलते थे कि धरना बैठने वाले। एक धरने का मैं उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ धान खरीदी केंद्र में धान रखी थी, किसानों ने धान ले गए, कागज ले गए, धान खरीदी चालू है तब ले गए। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, 20 दिन से उनकी धान खरीदी, और धान खरीदी उन्होंने बंद कर दी। किसान बोलता मैं तो टाइम पे ले गया, उन्होंने बोला टाइम खत्म हो गया, ठीक, धान रखी रही। हजारों हजार कुंटल धान किसानों की, ये मिसिरगंज, हाँ, आपको भी जानो। मैंने पत्र लिखा कलेक्टर ने बोला सरकार का मैटर। मैंने कहा आप सरकार से बात करिए, धान खरीदवाइए। मैंने सरकार को पत्र लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैं मजबूर होकर के किसानों के साथ, किसान संघ के लोग और सब लोग मिले, तहसील हनुमाना में धरना किया था 7 दिन का। किसान 7 दिन तक वहां बैठे रहे, उन्होंने नहीं खरीदा। हम लोग बोरी उठा उठा करके कल एसडीएम के सामने वहां पे गेट पे रखे थे कि साहब इसका मैं करूं क्या, आप बताओ इसका क्या करूं? कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने रोड में आकर के 1 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया, रोड में आकर के सारे किसान, पटेहरा में भी और सीधी रोड में भी, कोई कार्रवाई नहीं। और अंत में मुझे ये तय करना पड़ा कि मैं उस धान खरीदी केंद्र में, एक आदमी, मुझे खबर आई कि एक आदमी कोई फांसी लगाने की बात आ रहा है, इसको 4 लोगों ने रोक लिया, आपको ध्यान होगा, 4 लोगों ने उसको पकड़ लिया, बच गया। और मैं भागते हुए गया, मेरे को लगता है शाम का 7-8 बजे का वक्त रहा होगा जब मैं गया था, और 7 बजे ही मैंने तय कर लिया कि अब किसी को मरने नहीं दूंगा। मैं अपने आप को कमरे में बंद किया था, धान खरीदी केंद्र में कमरे के अंदर मैंने बंद किया था, जहां बड़े बड़े चूहा और मकड़ी की जाला और सब, वहां नीचे मैं लेट गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और मैंने तय किया सरकार से, किसानों के लिए मर जाऊंगा मगर धान यहाँ के किसानों की खरीदना पड़ेगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4थे दिन सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की धान लगभग
2-2.5 करोड़ रुपए किसानों के खातों में गया और उनकी की पूरी धान खरीदी गई, अलग से वो पोर्टल खोला गया। ये बताइए अगर हमारे पत्र से होता तो क्यों मैं धरना बैठता? अच्छा ठीक है, सरकार कांग्रेस की थी, क्या यहाँ कांग्रेस के कोई लीडर नहीं होंगे कि एक पत्र दे देते तो खुद धान खरीदी हो जाती? बिल्कुल है, एक पत्र देते भाई हमारे क्षेत्र के लोग, तो चिंता ही नहीं करना, मेरी जिम्मेवारी है। अब वो पब्लिक मेरे को विधायक बनाए तो मैं तो करूंगा। आज सत्ता पक्ष में है हम पत्र लिखते हैं, आप देख लीजिए एक भी केंद्र बताइए जहां धान खरीदी केंद्र, अगर धान नहीं उठी तो हम डेट बढ़वा लेते हैं, हमें धरना नहीं बैठना पड़ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब धरना बैठना और नहीं बैठना तो परिस्थिति जन है। हम जितने भी काम अभी बताइए, आपके जो प्रतापगंज से आपकी हाटा सड़क है वो सब बन गई, आपकी हनमना वाली सड़क बन गई, आपकी यहाँ चतैनी के रहना तक की पूरी सड़कें बन गई। तो अब हम लिख रहे हैं पत्र, बन रही रोड। अच्छा, जब कभी कभी आपकी सरकार में भी नहीं सुना जाता तो आप अपनी ही सरकार के खिलाफ? ऐसा सरकार के खिलाफ कभी नहीं बैठे, वो गलत है। हम जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में गए, अब ऑफिस का कर्मचारी व्यस्त होने के कारण बोला नहीं ये थोड़ा समय लगेगा, तो मैंने कहा समय लग जाएगा तो मैं समय देने को तैयार हूं, धरना नहीं कि गेट के बाहर टेंट लगाकर, वो नहीं, समय देने को मैं तैयार हूं। अच्छा, वहीं पे बैठ जाते तो कुर्सी में बैठे हो, मैं अधिकारी को जिम्मेवारी के साथ बोलूं कि तुम करो 18 घंटे काम और मैं घर में बैठे केवल फोन करके उसको दबाव बनाऊं, ये ठीक बात नहीं। अगर 18 घंटे अधिकारी काम करता है तो 8 घंटे प्रदीप पटेल को भी उस अधिकारी के सामने अपने जनता के लिए बैठना चाहिए, और मैं बैठता हूं, आज भी बैठता हूं। वो कोई सरकार और उसने अधिकारी को ये बताने के लिए कि आप काम कर सकते हो, मैं भी आपके साथ समय दूंगा और जब तक मैं काम होगा तभी जाऊंगा। काम हो जाता है। बिल्कुल। मऊगंज अब जिला बन गया है, इसके लिए आप काफी प्रयास किए, और जब तक मऊगंज जिला नहीं बना था एक तरह से तरह तरह की बातें आती थी, यह भी बातें आती थी कि मऊगंज को जिला सरकार क्यों बनाए, यहाँ से अभी राजस्व भी नहीं है, कई तरह की समस्याएं थी। आखिरकार फिर मऊगंज विधायक ने क्या जादू चलाया कि मऊगंज को जिला घोषित जादू करने देखिए क्या है, हम जिला बनाना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि राजस्व और बहुत सारी चीजें रहती, आप हमें बताइए कि हम वल्लभ भवन में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी है, राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट, उनको मऊगंज की स्थिति परिस्थिति के बारे में उतना पता तो रहता नहीं, तो हमारा प्रेजेंटेशन तो उससे देना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक एजेंसी से मैंने पूरा उसकी ड्राइंग बनवाई, नया मऊगंज होगा तो उसका नक्शा कैसे होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कैसी होगी। वहां पे मैंने बताया कितने हमारे पास फॉरेस्ट है, कितने हमारे पास डैम है, कितने हमारे पास लैंड है, कितना रकबा है, कृषि योग्य रकबा कितना है, संचित कितना है, इंडस्ट्री कैसे लग सकती है, यहाँ पे मैन पावर कितना है, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी। मैंने तीनों ब्लॉक को लेकर के एक प्रोजेक्ट बना करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया विद ड्राइंग। जैसे मैंने बोला कि हमारी ड्राइंग में मैंने दिखाया कि ये रीवा का जो नगर है, रीवा शहर का पार्ट सतना डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। इवन यहाँ तक कि नया जो हवाई अड्डा है उसका जो सीमा, उसमें कुछ गांव सतना जिले के। आपका जो रीवा का जो सफेद शेर वाला व्हाइट टाइगर सफारी, वो पूरा सतना जिले में आता है। आपका जो फैक्ट्री है सतना की, उसकी बहुत सारी चीजें सतना जिले में आती है। तो ये रीवा शहर बिल्कुल एकदम रीवा सतना के बॉर्डर पे बसा है। रीवा का बिल्कुल बॉर्डर है, सतना को टच करता है। अगर यही रीवा कहीं मनगामा या सेंटर में होता, देवतलाव मनगामा के आसपास होता, तो हो सकता है कि जिले की मांग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये भोपाल वालों को कैसे पता चलेगा रीवा शहर कहाँ बसा है? तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पत्र लिख करके मांगने की बजाय हमारी जरूरत है कि हम पूरे वल्लभ भवन में लीडरशिप के चैनल को, अधिकारियों के चैनल को ये प्रमाणित करें कि रीवा शहर का जो केंद्र है, ऑफिशियल सेंटर है, संभागीय कार्यालय है, जो भी कार्यालय है, सारे कार्यालय, वो एक्चुअल में रीवा डिस्ट्रिक्ट के एक कोने में बसे हैं।
रीवा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लेकर जड़पुर तक है, उधर त्योथर के किनारे तक है ना, उधर इलाहाबाद का बाड़ा, इधर मिर्जापुर का बाड़ा, मगर रीवा जो है वो सेंटर में नहीं। ये हम बताने में जब सफल हुए तो इस पर सुनवाई हुई और फिर अधिकारियों ने डिस्कस किया और फिर इसके बाद हमने उनको बताया कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। आप बताइए, 4 लाइन तो यहाँ से गई है, इंडस्ट्री लग सकती है, यहाँ पे उद्योग लग सकते हैं, यहाँ पे मैन पावर है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें हैं, तो ग्रोथ भी यहाँ की आएगी, टैक्सेस मिलेंगे, सब कुछ होगा। तो ये बताने में सफल हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। जब प्रतिवेदन उनके पास गया और हम बराबर नक्शे में, आपने भी देखा कई बार मेरे को लोग बाग नक्शे में इंक करते हुए देखते थे, लोग बोलते थे कि ये दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर उन नक्शे को बराबर उन्होंने समझा और उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल मऊगंज नगर, आप भी देखेंगे नक्शे में तो रीवा बिल्कुल बॉर्डर में है, कोने में है, बिल्कुल सतना के पास है ना। तो इसलिए वो स्वीकार। अब रीवा शहर से आपको सतना जाना हो, सतना शहर, रीवा शहर से सतना शहर जाना हो तो आप 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर में। मगर यदि आप रीवा से आपको मऊगंज जाना है तो 60 किलोमीटर आना है, और हनुमाना जाना है तो 100 किलोमीटर आना है, और अगर पिपराही जाना है तो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाना है। तो 150 किलोमीटर की दूरी में अभी वही जिला है रीवा, और उधर 50 किलोमीटर में जिला केंद्र मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा था, ये बताना वहां जरूरी था कि जस्टिस ये है, न्याय ये है कि रीवा का शहर या रीवा का मुख्यालय रीवा जिले के सेंटर में नहीं होने के कारण मऊगंज जिले बनाने की जरूरत है। जब 3 साल बीतने को हुए बीजेपी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के, और मऊगंज जिले की जब मार्च में घोषणा की गई, इससे पहले कांग्रेस के लोग सहित पूरे मऊगंज के लोग यही कहते थे कि सीएम शिवराज आए थे 2018 में खटखरी में, ये बोल के गए थे कि आप विधायक दीजिए हम जिला देंगे, लेकिन अभी तक जिला नहीं बना, तो अब जिला नहीं बनेगा। लेकिन इसी दौरान आप मऊगंज से भोपाल जाते हैं और अपने कुछ कार्यकर्ताओं को ये बताते हैं कि जल्द ही मऊगंज जिला बनेगा। भोपाल में क्या चक्कर चला कि जिला पूरी तरह से स्वीकार? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे किए थे और वादे के मुताबिक जो प्रेजेंटेशन था, जो मुख्यमंत्री की जानकारी में आया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि राजस्व के लिए भी दिक्कत थी कि जिला के लिए जो राजस्व चाहिए वो मऊगंज से नहीं निकल पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, जनता की सुविधा के लिए है, तो जब यहाँ जिला बना है 10 साल बाद यहाँ डेवलपमेंट जब होगा तो इतना राजस्व यहाँ आएगा, जिला चल पड़ेगा। मगर स्टार्टिंग में जिला बनाना है तो आपके साथ यहाँ के रहने वाले 7-8 लाख पब्लिक के साथ न्याय करना पड़ेगा, और न्याय ये कहता है कि मऊगंज जिला बनाए बिना यहाँ के लोगों का जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो नहीं हो सकती। अभी सेंट्रल से 2 फंड अभी आए, रीवा के लिए आते थे, अब वो रीवा भी आ रहा और मऊगंज भी आ रहा। तभी 8 करोड़ का एक फंड स्पेशल आया, मऊगंज जिले के लिए आया। तो जिला बनने के बाद अब भोपाल से जब कोई फंड चलेगा तो जो 52 जिलों में चलता था वो 53वें जिले में भी फंड आएगा। जो दिल्ली से फंड आता था वो इस जिले के लिए भी आएगा। तो इस जिले का एक स्पेशल फंड जो आएगा उससे डेवलपमेंट केवल यही होगा, वरना अभी रीवा में फंड आता था तो वो रीवा के चारों तरफ फैलता, हो सकता है मऊगंज ना आ पाए। तो इसलिए रीवा मऊगंज जिला बनाने से डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए वर्षों वर्ष लगते हैं। ये बात सही है कि 70 साल लग गए। 70 साल पहले ये जिला बन सकता था, 70 नहीं तो 40 साल 50 साल पहले जिला बन सकता था, नहीं बना। तो अन्याय जो हुआ हुआ, मगर अब आने वाले 10 साल में मऊगंज के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए जिला जरूरी था, इसलिए बनाया गया। बिल्कुल। यहाँ मऊगंज की जनता यह कहती है कि मऊगंज को जिला बना दिया गया, कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी कार्यालय यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी भी बहुत से काम के लिए रीवा जाना पड़ता है। ये कहना चाहिए कि मऊगंज अभी भी वो व्यवस्थाएं नहीं पा सका है जो एक जिले को व्यवस्थाएं चाहिए। मैं इस पहले भी आपसे बताया कि जब जिला बनता है तो जिला बनने के बाद
प्रक्रिया इसकी शुरू होती है और इस सब पूरी प्रक्रिया में साल भर, फिर किसी विभाग का 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, ऐसे करते हुए एक 4-5 साल के दरमियान, जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी टीकमगढ़ टूट करके निवाड़ी जिला बना, तो जब बना जिला तो लैंड ही नहीं थी वहां। अभी कुछ दिनों पहले लैंड वहां पे लाट हुई, मगर मऊगंज में जिला बनने के पहले ही लैंड आरक्षित कर ली गई थी और जैसे ही जिला बनता है तो वो रीडेंटिफिकेशन में 40 करोड़ रुपए स्वीकृत होते हैं कलेक्ट्रेट बनने के लिए। कलेक्ट्रेट बनेगा, कलेक्टर का बंगला होगा, एसपी का बंगला होगा, डिस्ट्रिक्ट जज का बंगला होगा, कर्मचारियों के बंगले होंगे, इसका पैसा स्वीकृत हो गया। मतलब अब आप सोचे कि जादू की तरह से पिघला बन जाएगा। अब हमारे पास आज मान लीजिए, आप बताइए कि बिना बिल्डिंग के बनाए अभी कलेक्ट्रेट खोलने के लिए, एसपी ऑफिस खोलने के लिए हमें कौन सी बिल्डिंग लेनी पड़ी? कॉलेज की बिल्डिंग। सपोज करिए हम 54 विभागों की बिल्डिंग यहाँ ऑफिस खोलेंगे तो जगह कहाँ आएगी? बिल्डिंग कहाँ है? तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रीवा में डेवलप है। जैसे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, इसलिए जो 40 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है कलेक्ट्रेट का नया, उसमें हमारे सब ऑफिस आ जाएंगे और जैसे ही ऑफिस की बिल्डिंग बनेगी तो एक ऑर्डर ही तो निकलना है। कलेक्टर का ऑर्डर निकल सकता है, एसपी का ऑर्डर निकल सकता है और डिप्टी डायरेक्टर का ऑर्डर नहीं निकलेगा। भले डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टिंग ना हो के प्रभार में आ जाए, मगर वो तो हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया है, सब होगा और सही समय पर हो जाएगा। मार्च में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज जिले के लिए घोषणा की, तब मऊगंज के पूर्व विधायक तत्काल प्रेस वार्ता का आयोजन करते हैं और यह बताते हैं कि यह दबाव में जिला बनाया गया है। इस पर क्या है? अपनी पार्टी में तो दबाव बना नहीं सकते, दूसरों में क्या दबाव बनाएंगे? उस समय पर तो बहाना था कि मऊगंज से हमारा विधायक नहीं जीता, इसलिए नहीं बनाए मऊगंज को जिला। देखिए, ऐसा है कि एक कहावत है, सूपा बोले तो बोले चलनी का बोले जेके 36 से 6। मतलब वो भी नाम रख रहा है जो कभी कुछ कर नहीं सकता। गजब हो गया मतलब। और ये पब्लिक सब समझती है, पब्लिक सब समझती है। आज की तारीख में पब्लिक को कोई भी शीर्ष से शीर्ष लीडर और नीचे तक का कोई लीडर मूर्ख नहीं बना सकता। जनता यह बोलना मूर्खता की बात है, अच्छी बात नहीं। तो पब्लिक को आप मूर्ख नहीं बना सकते और जो सच है वो सामने है, उसको कोई नहीं कर सकता। माने आपने विपक्ष में हो तो आंदोलन आप ही नहीं करोगे, बनी बात है। 1.5 साल और जब आप थे सत्ता में तो पानी के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। और जब बीजेपी की सरकार आई तो आप बता रहे हो कि हम ये मांग कर रहे हैं, हमने मांगा तो आपने दी थी। भगवान मांगते रहो, मैं ऐसा करता रहूं, अच्छी बात है। विकास होना चाहिए, अब विकास होना चाहिए। चलिए, विकास की बात पे आए हैं तो आपकी पार्टी भाजपा के द्वारा ये बोला जाता है कि हमारा काम बोलता है। मऊगंज में कौन सा काम बोल रहा है? ये सब काम ही है। आप बताइए सड़कों के बारे में। आप अगर मऊगंज से घोघम की सड़क कभी गए हो, तहसील होकर के घोघम रोड, उसमें नगर परिषद का आदमी, जैसे वार्ड नंबर 11 जाते हैं तो उस पार का आदमी इस पार नहीं आ सकता था बरसात में। वो पुलिया सहित 3 भाग में पूरा का पूरा 24 किलोमीटर की सड़क। आपको यहां से जाना है अगर सिहावल मऊगंज से, तो मऊगंज से आप सिहावल जाने के लिए, आपको मऊगंज के से उस एरिया में जाने के लिए आपको सीधा घोघम और सीधे पिपराही। आपको कहीं न 4 लाइन में नहीं जाना, ना आपको हनमना जाना, नहीं भटकना। और साए रोड बनी 24 किलोमीटर। कैसे बन गई? ये पहले भी बन सकती थी। बन सकती। आपके प्रतापगंज से लेकर के लोड़ी हाटा आप गए होंगे मंदिर के दर्शन करने, क्या सड़क थी, इतने बड़े बड़े बोल्डर, क्यों नहीं बन पाया? आज वहां साए सड़क है, पूरी सीमेंटेड डामर। आपने बोला ना काम बोलता है, मैं वो बता रहा हूं। आप
भाटी मुरैठा से लेकर के और मुरैना जैसे जंगल में आप सीमेंटेड सड़क है, लोग बोलते हैं एक गांव के लिए सड़क। मुरैना आप भाटी से लेकर के आप नाउन तक चले जाइए, पूरी सीमेंट। इतने बड़े बड़े बोल्डर थे, लोग साइकिल से पैदल चलते थे कि साइकिल नहीं चल पा रही। जितने भी सड़क आपको, तो सड़कों में रिपेयरिंग से लेकर नई सड़कों को बनाने से लेकर के सारे काम हुए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम बोलता है। चौरा घाट का काम है, आप हनुमाना से लेकर के चौरा घाट के पहले तक की पूरी सड़क ये जो है 43 करोड़ की पूरी सड़क सीमेंटेड बनी। लोग ये बोलते थे कि ये सड़क तो प्राइवेट लैंड में है, कभी नहीं बनेगी, मगर बन गई। ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसको नहीं है। इसलिए बीजेपी की सरकार में काम बोलता है। जिला बन गया है हनुमाना का कॉलेज है। लोगों ने बोले यार मुख्यमंत्री जी बोले कॉलेज के लिए, तो कब बिल्डिंग बनेगी, कब हो गया? एक स्कूल कन्या विद्यालय को खाली करा करके प्रिंसिपल की पोस्टिंग हो गई, एडमिशन हो गए, और अभी एडमिशन की प्रक्रिया को डेट पड़ी है, फिर एडमिशन हो रहा है। आने वाले 2-3 साल के अंदर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तीनों साल होंगे, सब्जेक्ट भी बढ़ जाएंगे और लगभग 2000 बच्चे हनुमाना के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगले साल हम बिल्डिंग का पैसा ले आए। तो काम तो बोलता। ITI थी हनुमाना में, ITI बन गई, ITI खुली और अगले साल पैसा सैंक्शन हो गया। आप देख लीजिए आधी बिल्डिंग बन गई। जैसे वो बिल्डिंग बनेगी तो 120 बच्चे हर साल, ट्रेंड बच्चे जिनका सर्टिफिकेट लेंगे तुरंत नौकरी मिलती है। ITI एक ऐसा है कि आज आप ITI करके निकलो, अप्रेंटिस करो और कोई ना कोई कंपनी वाले आपको रख लेंगे। 120 बच्चे हमारे यहाँ के प्रतिवर्ष नौकरी में निकलेंगे, 25-25 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार तनख्वाह लाएंगे। हमारे मऊगंज का कल्याण नहीं होगा, आराम से होगा। तो ये चीजें काम नहीं बोलता। मऊगंज की ITI की बिल्डिंग नहीं थी, तो उसके कारण सीटें नहीं बढ़ पा रही थी। आज नई बिल्डिंग बन गई। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, एक यहाँ SDM था, हाँ, मऊगंज में, वही नई गाड़ी चला रहा था, वही हनुमाना में एक दिन अगर किसी ने बुला लिया तो उस दिन भी नहीं, एक दिन पेशी नहीं होती। कई बार तो महीने पर पेशी नहीं होती। स्थिति ये होती थी कि SDM कोर्ट में पेंडेंसी इतनी थी। मैं जब यहाँ पर बना तो मैंने तुरंत बोला नहीं, हमें तो हनुमाना में एक SDM चाहिए, स्पेशल SDM हनुमाना में अलग से SDM ले आए। और हनुमाना में SDM पिछले 4 साल से, जब से बीजेपी की सरकार है, 3.5 साल हो गया, आप देखिए SDM बैठे हैं और रेगुलर बैठे हैं। अब 2 SDM, एक ADM, एक कलेक्टर, सब जगह तहसीलदार है। पहले एक तो तहसीलदार होता था, वही नायब तहसीलदार, वही तहसीलदार, वही सब कुछ। अगर वो छुट्टी में चला गया तो कोई जमीन का नाप देने का आर्डर नहीं था कि नाप कर दे। आज देख लीजिए, आपका खटकरी में भी नायब तहसीलदार है, आपके पहाड़ी में भी नायब तहसीलदार है, आपके मऊगंज में भी नायब तहसीलदार है, आपके हनुमाना में भी तहसीलदार, सब जगह कर्मचारी। तो पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा होता है, काम बोलता है। पिपराही में ये हाटा अस्पताल में यहाँ डिलीवरी नहीं होती थी, पहाड़ी में डिलीवरी नहीं होती, आज पिपराही में डिलीवरी होती है, आपके हाटा में डिलीवरी होती है, आपके यहाँ होती है, आपके लगभग उप स्वास्थ्य केंद्र तक में डिलीवरी हो रही है। तो ये काम पहले नहीं हो सकता था, पर नहीं किया। डिलीवरी नहीं होने से पिपराही का आदमी हनुमाना आ नहीं पाता था। इस समय भी 70 साल बाद भी पिपराही जड़कुड़ के कामों में डिलीवरी घर में होती थी। जब हम कह रहे हैं कि प्रसव स्वास्थ्य केंद्रों में होना चाहिए ताकि सुरक्षित प्रसव हो, हम बता सके, टीका लगा सके, दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ होकर के घर जा सके, हम इस कल्पना में भी आज भी नहीं पाते। यहां तक कि हम 100 नंबर डायल करें या 108 नंबर डायल करें तो वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जियो की केबल बिछाने के लिए उस एरिया में काम शुरू हुआ। वहां के लोग बोलते थे कितनी गुंडागर्दी थी कि तार नहीं बिछ पा रहा है। मैंने बात करके और फिर जड़कुड़ से लेकर पिपराही तक वो ऑप्टिकल फाइबर डलवाया था, बुला करके ठेकेदार से हाथ जोड़ करके निवेदन करके, मैं सपोर्ट करूंगा, पुलिस सपोर्ट करेगी, प्रशासन सपोर्ट करेगा, आप काम करो। और काम हुआ। आज पिपराही जड़कुड़ का आदमी फोन करता है, पिपराही में एम्बुलेंस अलग हो गई, पिपराही में हॉस्पिटल खुल गई, पिपराही में सब कुछ हो गया, पिपराही में डिलीवरी हो रही। तो सोचो उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को उम्मीद नहीं थी कि कभी हमको यहाँ अस्पताल मिलेगा, हमारे घर में डिलीवरी होगी। पिपराही काम बोलता है।
उप तह से 1 दिन का कोड वहां पे तय किया है। वो 1 दिन का कोड इसलिए कि जो वहां से जाते थे साइकिल से अगर किसी को आना है तो मजबूर होकर के बस में जाना पड़ता था। बस में मतलब 50 रुपए जाना, 50 रुपए आना। एक आदिवासी बोलता है 10 रुपए, एक डेट लेने के लिए मुझे 100 रुपए लगाना है, इसलिए 1 दिन की कोट पिपराही में आपको वहीं पे डेट मिल जाएगी, साइकिल से आओ अपने घर जाओ। तो जंगल में, पहाड़ में ये सुविधा देना, अस्पताल की सुविधा देना, डिलीवरी की सुविधा देना, कोड दे देना, ये काम जो हुआ है ये वहां की पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा काम। बीजेपी की सरकार में तो बीजेपी का तो काम बोलता। एक सड़क है पिपराही से जड़पुर तक, इसको लेकर भी कुछ दिन पूर्व धरना हुआ था, कांग्रेस के द्वारा किया गया था और आपके द्वारा उसका लोकार्पण किया गया था। कभी उन्होंने धरना नहीं किया, उनको कभी कुछ इससे मतलब ही नहीं है। उनका तो ये है कि कहीं भी पब्लिक इकट्ठा कर लो, कुछ भी लिख करके दे दो, ना कभी उनका कोई लक्ष्य रहा, ना कभी कुछ मतलब रहा। उस रोड खराब थी, उस रोड को रिपेयरिंग के लिए मैंने पैसा स्वीकृत कराया 2 करोड़ रुपया। काम स्वीकृत हो गया, मैं उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहा था, भूमि पूजन करने के लिए, रास्ता रोक लिया। मतलब भूमि पूजन नहीं करने देने का मतलब ये हो गया ना कि आपको तकलीफ हो रास्ता बनने से। गजब हो गया, आप किसी आदमी को भूमि पूजन करने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि रोड ना बने। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि रोड ना बनने के लिए उधरना था, बनने के लिए कहां था? बनने के लिए होता तो आगे करते, पीछे करते, 2 दिन पहले करते, 2 दिन बाद करते। मगर उन्होंने बोला नहीं, हम तो ये रोड बनने नहीं देंगे, इसके लिए धरना, नहीं तो उसी दिन धरना करते। पर फिर भी मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया कि नहीं, वहां की जनता के लिए रोड जरूरी है, वहां जनता इकट्ठा है, हम जाएंगे। फिर हम पहाड़ के किनारे किनारे गए, भूमि पूजन किए, रोड की रिपेयर करवाए, और फिर उसका फायदा ये हुआ कि वहां के, और फिर रोड में माननीय फग्गन सिंह जी आए, हमने अनुरोध किया, केंद्र मंत्री आए, और फिर आज हमको वहां पर 57 करोड़ रुपए उस रोड को नई रोड के लिए मिले, जिसमें लगभग 70 से 80 पुल छोटे छोटे, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है, तो रोड बह जाती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास की सड़क के लिए हमें 57 करोड़ रुपए मिले। आज नई रोड बन रही, तो रिपेयरिंग भी हो रही, रिपेयरिंग के बाद नई रोड भी बन रही है। पहले रिपेयरिंग तक नहीं होती थी, क्यों नहीं हुई? ये पहले भी बन सकती थी। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बहेरा डाबर से लेकर पिपराही तक सड़क, और पिपराही से लेकर जयपुर तक की सड़क के लिए फंड देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ है। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी का काम बोलता है। फग्गन सिंह कुलस्ते का कार्यक्रम आपके द्वारा ही करवाया गया था, मैंने उनसे अनुरोध किया। ऐसा तो नहीं कि पहले 2 करोड़ पास हुए उस सड़क के लिए, फिर कार्यक्रम करवा कर आप? नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो कार्यक्रम, वो रोड खराब थी और उसको मैंने बनवाने के लिए लिखा था। तो मैंने ही बोला था कि रोड नई बन जाए, नई बनाने का फंड नहीं मिला था तब तक, तो रिपेयरिंग का फंड स्वीकृत हो गया था। रिपेयरिंग का फंड हो गया था स्वीकृत, तो उसको हम बनवा रहे थे, और प्रक्रिया में वो नई रोड बनाने का चल रहा था। उसके कुछ दिनों बाद वो भी हो गई, तो नई सड़क भी बन गई। तो ठीक है, हम तो अपने डेवलपमेंट के लिए सबको लाएंगे, मुख्यमंत्री जी को लाएंगे। और इन्होंने बोला मुख्यमंत्री जी आएंगे तो जिला की घोषणा न कर दें, तो इन्होंने बोला मुख्यमंत्री को उतरने नहीं देंगे। क्या बात है, आप तो विकास के बाधा बनने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो। मैं मुख्यमंत्री को उतरने फिर नहीं दिया, काहे? तुम्हारा घर खिला लेते क्या? तुम्हारा पद ले लेते क्या कर लेते मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी जिला दे सकते थे, आपने बोला नहीं, जिला बनाने के लिए आपको आने की जरूरत नहीं। तो ये, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने जिला और डेवलपमेंट के वादा कराए, डेवलपमेंट के होते तो बोलते। मऊगंज जिला एक चुनावी मुद्दा था, बाण सागर पानी मुद्दा था, वो भी आप खत्म कर दिए। अब उनके लिए क्या मुद्दा है वो बताएंगे, पर हम अपने काम में जारी रखेंगे। डेवलपमेंट की जो भी अभी कमियां रह जाएंगी उसको सबको पूरा करेंगे। 75 साल से मऊगंज विकास के कार्य में
बहुत पीछे रह गया था। यहाँ अगर पहले की बात किया जाए, जैसा अभी आपने बताया कि रीवा तक जाने के लिए सड़क 4 से 5 घंटे लग जाते थे, सड़क नहीं थी। अस्पताल की हालत आप पूर्व में भी यहाँ की देखे होंगे। कई ऐसे कार्य थे जिससे कि मऊगंज बहुत ज्यादा पीछे रह गया था। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इस पर कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि मऊगंज बहुत पीछे रह गया, पर मैं आपको बताता हूं कि इसी रीवा संभाग में बहुत सारी तहसीलें हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो डेवलप हुए। वो कैसे डेवलप हो गए? रामपुर जैसा छोटा सा स्थान डेवलप हो गया, मैहर जैसा स्थान डेवलप हो गया, अमरपाटन जैसा स्थान डेवलप हो गया। अमरपाटन में रामनगर का पूरी जमीन डूब गई, बाढ़ सागर में नया रामनगर बसा करके डेवलप कर दिया गया। हर क्षेत्र डेवलप हो, चित्रकूट डेवलप हो रहा है, हर एरिया डेवलप होगा। मऊगंज क्यों नहीं डेवलप हुआ? और मऊगंज को डेवलप करने से किसने रोक रखा था? चलो, किसी ने रोक रखा, सरकार आपकी थी, क्यों नहीं डेवलप हुआ? जिला नहीं बना, मान लो जिला को छोड़ो, हम कहते हैं जिला को एक किनारे के लिए, पर डेवलपमेंट तो हो सकता था। बिल्कुल, रोडें तो बन सकती थी, बहुत सारे इंडस्ट्री तो लग सकती थी, मगर नहीं। मऊगंज रीवा से लेकर के हन्ना तक की ये जो नेशनल हाईवे सड़क है, इसमें तक नहीं हुआ। और डेवलपमेंट का हम आपको उदाहरण बताएंगे तो आप ताजुब करेंगे। इस हनुमाना से लेकर के रीवा तक की सड़क में इंजीनियर और ठेकेदार जेल तक गए, और जेल इसलिए गए कि उस समय की सरकार सुनने को ही तैयार नहीं थी। दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थी। यहाँ के एक जज ने एक केस करवाया था कि भाई ये सड़क क्यों नहीं बनी। तब पता चला कि ये तो सड़क 2 बार बन चुकी, कागज में। कागज में 2 बार सड़क बन चुकी, और उसकी जब जांच हुई तो ठेकेदार जेल गए। ये डेवलपमेंट का नमूना है। मतलब लूटो। अब जब 70 साल लूटने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करें। लूटने का उदाहरण अभी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल तक आपको ये उदाहरण है। ठेकेदार जेल गए, आप पता लगा लीजिए। और वही सरकार जब 2004 में बीजेपी की आती, 3 में और 4 में 5 में जब ये शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, यही सड़क बन जाती है। ये क्यों बन गई? दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में तो बिजली की भी समस्या है, बहुत बिजली का। आप तो ये स्थिति थी कि आप लगातार 2 घंटे बिजली रहने का कभी उसमें रिकॉर्ड है उन सालों में कि कभी रही हो। लोग गर्मी में बनियान से हवा मांगते हुए रहते। बिजली का कुछ भी नहीं था प्रोडक्शन में, क्या बताऊं। अब मऊगंज को आप देख रहे हैं, 5 साल से मऊगंज में लगातार एक्टिव हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन 5 साल से विधायक हैं। अब इसके लिए आगे आपके मन में कुछ ऐसा है कि नहीं? मेरा मन है, मैंने तय किया है कि ऐसा भगवान मेरे को शक्ति दे और जनता का आशीर्वाद मिले कि एक एक घर में पीने का पानी पहुंचा दूं, एक एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचा दूं, एक एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचा दूं। और हमारे बच्चे यहाँ पे ऐसे कॉलेज जैसे हनुमाना में पढ़ने की सब सुविधा हो जाए। इसलिए मैंने तय किया कि यहाँ पे सीएम राइस विद्यालय अभी 2 हैं, मैं इसको और भी विद्यालय जैसे खटखरी हो गए, पिपराई हो गया और हनुमाना हो गया, ऐसे कई जगहों सीएम राइस विद्यालय। तो पढ़ाई की बेहतरीन सुविधा, दवाई के लिए मैंने 100 बिस्तर का अस्पताल मऊगंज स्वीकृत कराया है, जहां पे ऑपरेशन की सुविधा लेकर सब होगा, और उसके लिए 43 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो एक 100 बिस्तर का, जैसे रीवा का अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, उस तरह का अस्पताल बनाना है। तो पढ़ाई की सुविधा, दवाई की सुविधा, प्रत्येक खेत को पानी, प्रत्येक घर को पानी, ये अगर सुविधा मिल गई तो मुझे लगता है कि आदमी स्वयं सक्षम होता है। इन सब साधनों के बाद आगे बढ़ने में उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसलिए मेरी इच्छा है कि एक बार ये जो हमारा सोन वाला पानी है, इसको हम किसी तरह ले आकर के यहाँ खेत में दे दें। मेरा उसमें प्रपोजल भी बन गया है, लगभग वो 2000 करोड़ से ऊपर, 3000 करोड़ से ऊपर का वो प्रोजेक्ट है।
और उसमें भी प्रपोजल बन गया, उसकी टेक्निकल स्वीकृत हो गई। टेक्निकल स्वीकृत बोधि देता है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो बोधि ने टेक्निकल स्वीकृत भी दे दिया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसको प्रशासनिक स्वीकृत जैसे ही होगी तो हमें फंड मिल जाएगा और वो हमारे को इस क्षेत्र में एक एक घर खेत को पानी मिल जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है। उसमें सफलता कितनी मिलती है ये होगा। फिर इसके बाद मैंने तय किया है कि मैं यहाँ पर केंद्र में जाकर के ये बोलूँगा कि हर जिले को आप रेल सुविधा से जोड़ रहे हैं। तो मऊगंज भी जिला बन गया है, अभी तहसील नहीं है। हर जिले के इनको रेल की सुविधा देने का आपका लक्ष्य है, तो हमें रेल की सुविधा भी चाहिए। मिर्जापुर रेल लाइन, मैं रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन, इसके लिए भी मैंने तय किया कि मैं इसमें प्रयास करूंगा। बाकी प्रभु की मर्जी है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे पूरा भरोसा है ये काम भी होगा। मऊगंज जो विधानसभा है, मऊगंज विधानसभा एमपी यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है और कुछ दिन पहले आप देखिए, या फिर ये कहना चाहिए कुछ साल पहले आप देखिए, मऊगंज विधानसभा में अपराध का ग्राफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रहा था। जगह जगह पर मेडिसिन नशा, नशीली टैबलेट, कफ सिरप सहित अन्य कई नशे के सामान यहाँ पर मिल रहे थे। खुलेआम मारपीट की भी घटनाएं हो रही थी, हत्या जैसी वारदात हो जाती थी, लूट वगैरह। और जब से आप विधायक बने हैं तो उसे कंट्रोल करने में आपने कितनी सफलता हासिल की है, और अभी ऐसा क्या आपको लगता है कि अधूरा रह गया है जिसे पूरा करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ की डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण ये भी था, यहाँ की लूट, गुंडागर्दी, खुलेआम दादागिरी, ये भी एक कारण था। मैं इसका उदाहरण बताऊं, 2-3 सड़कें ऐसी थी जिसके 2-2, 3-3 बार टेंडर हो गए, काम नहीं हो रहे थे 10, 15 साल से। क्यों? और जब मैंने पता किया तो इंजीनियर से मैंने बोला, वो बोलता था ठेकेदार नहीं कर रहा। ठेकेदार को मैंने कहा कि ठेकेदार भी, इंजीनियर भी, सब लोग एक साथ बैठोगे और फिर अपन देखेंगे। तो ठेकेदार का कहना ये है कि मैं रोड बनाने जाता हूँ, मेरी गिट्टी लोग उठा ले जाते हैं, ट्रैक्टर में भर ले जाते हैं, मैं रिपोर्ट करता हूँ तो पुलिस सुनती नहीं है, थाने में रिपोर्ट लिखे नहीं जाती है, मेरी मशीन खड़ी जाए तो डीजल वो मांग लेते हैं, रिपोर्ट करने जाओ तो कोई करता नहीं। तो जब प्रशासनिक हमें सहयोग नहीं मिल रहा तो मैं, और ऐसी स्थिति में वो ठेकेदार भाग जाता है। वो फायदा करने के लिए आएगा, नुकसान करने के लिए तो आया नहीं कोई। तो ये गुंडागर्दी का कारण डेवलपमेंट का एक, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में एक बड़ी बात है ये भी रहा। हमको पता चलता था कि जब आप देखेंगे कि सीधी से बहरा डाबर होके लोग आते थे, बसें लूट लेते थे लोग, मोटरसाइकिल से चैन छिना लेते थे महिलाओं के। आप जब आते हैं, जैसे ही पिपराही से आप आगे आते हैं तो पिपराही के जंगल से अंधेरे में होते हुए लोग लूट लिपाट कर लेते थे। ये आए दिन यहाँ की घटना थी। लूट की ये स्थिति होती थी कि पुलिस कहती थी कि भाई रात को आना जाना बंद करो। अरे पुलिस रात को आना जाना चालू रखो, हम ऐसी व्यवस्था देंगे, ऐसा नहीं रात को आना जाना। मैं जब विधायक बना तो मैं रात को जाता था, अपना गनमैन 2-3 लोगों को बैठा करके रात को मैं वो पिपराही के जंगलों से होते हुए सीधी तरफ रोड पे वो अमिलिया थाने से होकर के फिर यहाँ पे ऐसे 3-4 चक्कर मारता था रात को। और ढाबे में इधर बार भी बैठता था, ढाबे में उधर भी बैठता था, केवल ये देखने के लिए कि आखिर कैसे करते। और जब ये बात पता चली कि यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है तो लोग बागों करने को नहीं मिलता था। ये हुआ, कैसे पता चला? अधिकारी लोग बोलते थे कि भाई आप रात को मत चला करिए। मैंने क्यों नहीं चलेंगे रात को, मेरा प्राण चला जाए मगर मैं किसी को लूटने नहीं दूंगा। और अंत में कई लुटेरे पकड़े गए और स्थितियां ये हो गई कि वहां पे लूटपाट बंद हो गई। आज आपको मैं बता दूं, बहरा डाबर से सीधी तरफ से कोई बहरा डाबर होके आता है और अगर अमिलिया से पिपराही होकर के कोई आता है, ना तो कोई बस लूटने की घटना आई, ना कोई किसी को लूटने की घटना आई। और अगर किसी ने ऐसी कोई घटना की है तो पुलिस में मुकदमा कायम हुआ है, वो जेल गया है। तो लोगों के अंदर जो ये डर था ना, वो खत्म करने से डेवलपमेंट होता है। और अभी हमारे समय में 100 कुछ लोग फोरेक्स बेचने वाले लोग बंद हुए। कोई एक आदमी मेरे पास
इसके लिए नहीं आ सकता कि प्रदीप पटेल के पास चलो और कोरेक्स बंदे को फोन कर देंगे। उन्हें पता है कि प्रदीप पटेल के पास गए और फोन के बताया तो वो 4 लाख और मरवाएंगे पुलिस वालों से, बोलेंगे इसके ऊपर और मुकदमा लगाओ। तो इसलिए मेरे पास कोई आता ही नहीं, और इस कारण से पुलिस निर्भीक होकर के गुंडों और इस तरह के अपराधियों को कार्रवाई करती है। पुलिस स्वतंत्र होकर इस काम को करी है और इसलिए पुलिस के इस काम से सफलता मिली है। आज यहाँ पर आतंक थोड़ा सा घटा है, मगर अभी आतंक करने वाले लोग बीच बीच में सर बीच उठाते हैं। समय लगेगा मगर इसका अंत होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और सभ्य समाज के लोग चाहे किसी भी जात बिरादरी को, सब चाहते हैं कि मेरे बेटे नशे से दूर रहे। 10-10 साल के बच्चों को कोरेक्स और दवाई को नशे कराने वाले लोग हैं। और मुझे तो शर्म आती है कि लीडर भी फोन में कई बार ये बात बोल देते हैं कि मेरे को फोन करना पड़ता है, लोग बेरोजगार हैं इसलिए लोग अवैध कोरेक्स गाता बेच रहे हैं। बेरोजगारी के लिए बेचने दो कोरेक्स, अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। निदान नहीं करते, वो खुलेआम मंच में भाषण देते हैं कि हाँ मैं लोगों को कोरेक्स बेचने वालों को मदद करता हूं, छुड़वाता हूं। कैसे आप समाज ठीक होगा, कैसे हमारा मऊगंज आगे बढ़ पाएगा? और इसलिए गुंडागर्दी, दादागिरी, रोड दुर्घटना, एक्सीडेंट, जितने प्रकार के अपराध होते हैं, घरेलू हिंसा, सबके पीछे कहीं ना कहीं नशा कारण है। इसलिए नशा को भी बंद करने के लिए मैं सख्त विरोधी हूं। मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं मेरी टीम में, जो भी 30-40 लोग काम करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि गुटखा खा ले, और बाकी तो छोड़िए। और आपको भी पता होगा मेरे बारे में, और मेरे बारे में यही नहीं, जिले भर नहीं प्रदेश में भी सबको पता है कि मैं नशे का बहुत बड़ा विरोधी हूं। पहले आप नशा मुक्ति किसी अभियान, नशा मुक्ति अभियान, हाँ, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और गायत्री शक्तिपीठ और ये सब लोग नशे के अभियान का विरोध करते थे, तो मैं उन कार्यक्रमों में जाता था। तो स्वाभाविक तौर से उसके लिए अभियान में था, वहीं से प्रेरणा मिली और इसलिए काम कर रहा हूँ। और आज सरकार में बैठा, विधायक बना, तो इस काम को करने में मुझे लगता है कि पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने पुलिस को सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद पुलिस बढ़िया काम कर रही है। कोई भी गुंडा, कोई भी कोरेक्स बेचने वाला, गांजा बेचने वाला नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा ही नहीं जाएगा, जेल जाएगा। वो उसको बख्शना भी नहीं चाहिए। वो इतना बड़ा अपराध है कि सारे जितने भी अपराध हैं, उन अपराधों की अगर जड़ कहीं है तो नशा है। एक्सीडेंट होता है उसका अपराध का, उसका कारण, मैक्सिमम कारण आप बताओ क्या है? घर में अगर पी करके कोई आ रहा है, बच्चों के सामने पत्नी को मार रहा है, किसी को मार रहा है, अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण क्या है? नशा है। तो घरेलू हिंसा का भी कारण नशा, दुर्घटनाओं का भी कारण नशा, अब पढ़ाई लिखाई में नुकसान होने का भी कारण नशा, और जितने भी तरह के झगड़े होते हैं, जितने भी तरह के नुकसान होते हैं, डेवलपमेंट में बाधा है तो नशा, रात को कहीं काम कर रहा है, कैंप लगा, वहां पे 4 लड़के लूटपाट कर रहे हैं, उसका कारण है नशा। तो नशा एक ऐसी चीज है जो सब झगड़ों का, सभी विवादों का, सभी विकास कार्यों में बाधा का, सबको वो जड़ है नशा। इसलिए नशा तो सब लोगों को मिल करके रोकना चाहिए। कभी कभी आप शराब दुकान के सामने भी धरना बैठ जाते हैं? एक बार मैं बैठा था, एक बार यहाँ शराब के कुछ गुंडों ने मारपीट की थी आम पब्लिक से, तो मैंने बोला कि ये दुकान बंद करो, इसलिए उस दुकान को बंद करवाया था। जबकि वो तो सरकारी टेंडर, सरकारी दुकान था, तो सरकारी टेंडर ले ले तो तुम किसी आदमी को मारोगे क्या? बिल्कुल नहीं। गुंडागर्दी करोगे, ये गलत बात है। कैसे तुमने पब्लिक को मार दिया? तो वो दुकान बंद हुई, उस दुकान को बंद हुई थी। हमने बोला कि जब तक यहाँ इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो लोग दारू पिला पिला करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो ये दुकान तब तक की नहीं खुलेगी, और फिर वो बंद रही इलेक्शन तक दुकान। अभी आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मऊगंज आए थे। मऊगंज में जब ये सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा ये बोला गया कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार है, एक केंद्र की, एक स्टेट की, और भाजपा की जो सरकार है, इनके द्वारा ये बोला जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए विकास तेज गति से हो रहा है।
जबकि एक इंजन अगर मजबूत हो तो दूसरे इंजन की जरूरत ही नहीं। साफ तौर पे बोला जा रहा है कि एक ही इंजन मजबूत होना चाहिए, जिससे कि दूसरे इंजन की जरूरत ना पड़े और विकास की गति को बढ़ावा मिल सके। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि विकास की गति को तो मैं आपको बता दूं, यहां पे एक ही इंजन से उनका मतलब था। कमलनाथ जी यहां मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मोदी जी, इंजन एक हो गई। यहां कांग्रेस की सरकार, वहां बीजेपी की सरकार, इंजन एक हो गई। प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र से आता है, 40% राशि स्टेट को देनी पड़ती है, 60% राशि सेंट्रल से आती है। तो हर स्टेट ये प्रयास करता है कि भाई हम कुछ ज्यादा बजट दे दीजिए, हम अपना हिस्सा लगाएंगे, मगर हमारे यहां 1 लाख नहीं 10 लाख मकान दीजिए। पहली बार यहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बोला मुझे इतने आवास नहीं चाहिए, इसमें इतने वापस ले लीजिए। अब डबल इंजन की सरकार वो दूसरा दे रहा है, तो बोल रहे हमको इतने आवास नहीं चाहिए। क्यों? गरीब का आवास बन रहा था, आपने वापस कर दिया, ये अच्छी बात है। संबल की योजना जिसमें 5,000 रुपए वो हितग्राही जब कोई खत्म होता था तो उसके संस्कार के लिए मिलते थे, फिर 2 लाख सामान्य मृत्यु पर, 4 लाख दुर्घटना, आपने उसको बंद कर दिया। आपने बच्चों की पढ़ाई में लैपटॉप बंद कर दिया, तमाम तरह चीजें, वो तो आंकड़ा आपको बताएं तो बंद हो गई। एक ही इंजन पर्याप्त था, सब बंद हो गया। तो भैया जब किसी को कुछ करना ही नहीं, दूसरा विरोधी है वो आपको मदद कर रहा है तो भी आपको लेने नहीं, तो इस तरह नहीं है। और रहा सवाल भगवंत मान जी का कि ये स्टेट में काम की बात, तो मऊगंज में कि नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। बिल्कुल बताइए। कि जब से यहां बीजेपी की सरकार बनी, ये 15 महीने की बात को छोड़ दीजिए, तो आपको मैं बता दूं 2003 के पहले यहां प्रति व्यक्ति आय थी 13,000 रुपए, प्रति व्यक्ति आय कुल 13,000 रुपए। आज है 1,23,000 रुपए प्रति व्यक्ति, मतलब 10 गुना आय प्रति व्यक्ति बढ़ी है। हमारे यहां पर विकास दर पूरे भारत में जो डेवलपमेंट की रेस है, उस डेवलपमेंट की दर में 19.7% से मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 राज्य बन चुका है। इतनी स्पीड से डेवलपमेंट, मतलब ये डेवलपमेंट पहले भी हो सकता था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में बना। यहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत 33 लाख गरीबों के घर बन चुके हैं। 33 लाख। इन्होंने पहले भी योजना बनाई थी आवास के लिए, इनकी गिनती बता दीजिए। 33 लाख लोगों के घर मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। हमारे यहां पर माफिया लोग जमीनों कब्जा कर लेते, 23,000 एकड़ जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई इस मध्य प्रदेश में। यहां पर सुराज कॉलोनी बना करके, शहरों में सुराज कॉलोनी बनी है मल्टी स्टोरी बन के, और उसमें सस्ते दरों पर लोगों को घर देने का काम है। निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास अलग और सुराज कॉलोनी के नाम से सस्ते दरों पर घर देने का काम अलग से किया, जिसमें जमीन की लैंड वगैरह सब फ्री है, निःशुल्क है, और उसमें कॉलोनी बना करके उसका पैसा नहीं लगता और कम लागत में लोगों को घर मिल रहे हैं। आप भोपाल में चले जाइए। तो इस तरह हमारे यहां 1,22,00,000 परिवारों को, पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ परिवार हैं जिनको पानी देना है, घर घर पानी, और जिसमें हम 53 लाख लोगों को अब तक पानी दे चुके हैं। 53 लाख। और उसमें एक बुरहानपुर एक ऐसा जिला है जो पूरे जिले के अंदर एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक टोले, एक एक व्यक्ति के घर में पानी देने वाला पहला जिला बन गया। तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य जो था, आज उसमें बिजली का उत्पादन 21,000 मेगावाट बिजली हमारे यहाँ का बढ़ोतरी हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में 360 सीएम राइज विद्यालय बने। सीएम राइज विद्यालय मतलब लगभग 80 कमरों की वो बिल्डिंग जिसमें एक एक क्लासरूम
नए विधा के साथ, माने भारत नहीं दुनिया के जितने भी स्कूल होते हैं उसकी जो सबसे बेस्ट नॉर्म्स है उस नॉर्म से सीएम राइस विद्यालय को यहाँ बना गया और 360 विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में अब तक चुके हैं। और डॉक्टर रीवा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज, भोपाल मेडिकल कॉलेज, इंदौर मेडिकल कॉलेज, सागर मेडिकल कॉलेज, बस 60 बच्चे आ गए, खत्म बात। इतने बच्चों में पूरे मध्य प्रदेश में कैसे डॉक्टर आप जाओगे? कभी नहीं चिंता किया कि मेडिकल कॉलेज बढ़ जाए। आज मेडिकल कॉलेजों की इतनी संख्या बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश में 3250 डॉक्टर प्रति वर्ष निकल रहे हैं, 3250। और आज यही कारण है कि हमारे पास हरमुना मऊगंज दोनों जगह डॉक्टर है, हमारे पहाड़ी में भी डॉक्टर, हमारे हाटा में भी, पिपराही में भी डॉक्टर होते हैं। और आने वाले समय में हमने तय किया है कि यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या हमारी जो फुलफिल है, जो नॉर्म्स है उसको हम फुलफिल करेंगे। 2003 में यहाँ सिंचाई का रकबा कितना था? 7 लाख हेक्टर। अंग्रेजों ने जो डेवलपमेंट किया, राजाओं ने जो डेवलपमेंट किया, और सन 47 की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार में आई और उनके सब लोगों के 50-60 साल कांग्रेस का कार्य में कुल कितना सिंचाई रकबा हुआ? 7 लाख हेक्टर। इतना ही जमीन सिंचित कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के इस 20 साल के कार्यकाल में आज 43 लाख हेक्टर जमीन सिंचित हो चुकी है और जो अभी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें 65 लाख हेक्टर जमीन सिंचित होगी। 65 लाख हेक्टर। जो काम आपने अंग्रेजों, राजाओं और आपके कार्यकाल में उसका कितने, ये कहां क्यों नहीं रोका गया? तो भगवान मान जी बोल रहे हैं ये बीमारू राज को डेवलपमेंट राज में बना दिया। और इतनी बात नहीं कर रहे, जो पंजाब में जहां से भगवान मान जी है ना, वहां गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था, मगर हमारे मध्य प्रदेश में 2020-21 में 129 लाख टन गेहूं खरीद करके भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है। भगवान मान जी का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, पंजाब का भी रिकॉर्ड टूट गया है। तो लोग कहते थे खेती में मध्य प्रदेश बहुत पीछे। 129 लाख टन मेट्रिक टन गेहूं का यहाँ उत्पादन हुआ, जो भारत में टॉप पे हम रहे। किस कर्म ने वार्ड आपको भी मालूम है कि मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश बीमारू राज नहीं है। दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहे हैं, हमारी तरफ झुकाव कर रहे हैं। लोग बाग यहाँ फंड लगा रहे हैं, सरकार की इनकम बढ़ रही है, सरकार के टैक्सेस आ रहे हैं, सरकार की कमाई बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और भारत के जो ग्रोथ है उसमें भारत सबसे बड़ा ग्रोथ का शेयर मध्य प्रदेश कर रहा है। तो बीमारू राज से एक विकसित राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए अब कुछ आरोपों पे आ जाते हैं आपके ऊपर। इन दिनों आरोप भी बहुत से लग रहे हैं। आपके पार्टी के कार्यकर्ता ही आप पर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में मऊगंज से भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, उनके उम्मीदवार को टिकट ना मिलने के कारण वो लोग भोपाल पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, और वहां पर नारेबाजी की, टिकट चेंज करने की मांग की, साथ ही साथ आप पर आरोप लगाए हैं। जो भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं द्वारा आप पर आरोप लगाया गया कि आपने, जब आप बहुजन में थे तब आपके द्वारा रामायण फाड़ी गई है। साथ ही साथ आपके द्वारा एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसमें राम को विवादित बताया गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये विरोध कर रहे हैं उनमें एक भी आदमी अब तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। विवादित किताब की बात आई, मेरे लिखने की बात आई, मैंने बयान दिया कि किताब के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। तो हो सकता है मैं गलत बोल जाऊं, तो फिर वो किताब जहां है उसका प्रकाशक बताएगा कि किताब किसने लिखी। प्रकाशक फर्जी प्रकाशक, फर्जी, ये मतलब उसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा, उसको इसलिए फर्जी प्रकाशन हो कि एसपी उसकी जांच करवा चुके। अच्छा, क्या आपके हाथ में वो किताब आई? हम आज तक, वो किताब आ जाए तब तो पता ही चल जाए, वो तो किताब आ जाए। जिसके पास किताब जो दिखा रहा है उसको पुलिस ढूंढ रही है। हमने जब इसका खंडन किया
तो खंडन करने के बाद हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया, एसपी को, कलेक्टर को, थानों में, अलग अलग जगहों पे लोगों ने ज्ञापन दिया। और इस पे पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की कि इसको देखते हैं माजरा क्या है। मेरे से जब बातचीत हुई तो मैंने कहा भाई इसका तो मैंने खंडन कर दी, मेरे कोई किताब है नहीं, कोई किताब लेके आए तो पता करें। मैंने कहा उस किताब में जो प्रकाशक हो वो पता कर लीजिए, वो जो यहाँ से छपी होगी वो बताएगा। तो प्रकाशक का नाम बिना पता के, पता क्या लिखा, नरेंद्र नगर सिर्फ रीवा, बस, बाकी वो कौन सा मकान, कमरा क्या, पता क्या, आप देखेंगे जब पता लिखा जाता है तो उसमें कई बार टेलीफोन नंबर भी लोग लिखते, कुछ भी नहीं पता, आदमी का भी नहीं पता। पुलिस 2 दिन ढूंढती रही, उस किताब के उस प्रकाशक का नाम नहीं जान पाई। ऐसा नाम लिख दिया था कि उसमें प्रकाशक का उस नाम ही नहीं, कोई कटिंग वटिंग का कुछ ऐसा था उसमें। फिर उसके बाद पुलिस टीम भेजती कहाँ, दिल्ली। पता उसमें लिखा था दिल्ली का कोई एक मुद्रक था। अब मुद्रक का भी लक्ष्मी नगर दिल्ली। अब लक्ष्मी नगर दिल्ली, उसका ना कमरा नंबर, ना उसका पता, ना उसका कुछ ना कुछ। अब पुलिस लक्ष्मी नगर, 3 दिन पुलिस लक्ष्मी नगर में पड़ी रही। 1 दिन ढूंढे, 2 दिन ढूंढे, यहां से पूछे, इस तक कोई उस नाम का प्रिंटर नहीं मिला। अब पुलिस ने तय किया कि ये किताब जो दिखा रहा है उसको पकड़े तो बताएगा कि ये किससे खरीदा या किसी ने दिया। जिसको किताब दिखा रहा है उसको जब पुलिस वाले ढूंढना शुरू करें तो फरार है। तो कितनी झूठ के दम पर आप किसी को बदनाम करोगे। आप ही बताओ, मैं 99 में चुनाव लड़ा, पहला लोकसभा, 2004 में दूसरा लोकसभा, 2018 में अभी विधानसभा, 3 इलेक्शन में लड़ा हूं, ठीक। तीनों इलेक्शन में वो चीज कहां थी। अगर 2004 में मेरे को 2 लाख वोट के लगभग मिली, अगर वो किताब उस समय कोई दिखाता तब तो मैं बहुजन से लड़ा था ना। उस समय तो किताब होती दिख जाती, तो उस समय अगर कोई दिखा देता तो मुझे 1 वोट नहीं मिलती। कुल मिलाकर के ये सब चीजें षड्यंत्र है और मैं चैलेंज करता हूं। तो बात करते हो बिना प्रमाण की, अरे करो तो प्रमाण बारे में करो। जो लोग खुलेआम सनातन का विरोध करते हैं, है दम तो उनका विरोध करके बताओ। छत्तीसगढ़ में लोगों ने भगवान के और उनके ने प्रतिज्ञा की, इनको भगवान नहीं मानूंगा। सबको मालूम है, वीडियो में चला, सब दिख रहा है। मेरी एक फोटो नहीं बता सकते, वो कह रहे जला दिया। हमारे घर में रामायण गाई जाती है। मैं तो चैलेंज करता हूं, दूसरे धर्म के आदमी की हिम्मत नहीं भारत के अंदर रामायण जला देने की, हिंदू की तो क्या हिम्मत होगी। मैं ऐसे चैलेंज करता हूं। और जो लोग अपने धर्म के, भगवान के बारे में अपमान करके टिकट लेने का प्रयास करते हैं, इससे शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मेरा कहना का मतलब है कि बिना तथ्य, बिना प्रमाण के बात करना बिल्कुल झूठ है। और इसमें जब एक व्यक्ति बोला कि ये मेरे पास किताब है, पुलिस को उठा के ले गई, 6 घंटे रखे रही, तो बोलता है नहीं किताब तो नहीं। तो बोले मीडिया में कैसे तुमने वो अपने मोबाइल में कैसे डाल दिया, वो दूसरे ने, किसी ने डाल दिया होगा। इस तरह की चीजें चल रही है, मतलब कुल मिला के हवा में लट्ठ मारे जा रहे हो। तो वो सबको पता है। और इसमें अगर मैं नोटिस दूं तो बहुत सारे लोगों को इसमें 3-3 साल की सजा हो जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, क्योंकि अब उनके मुंह से जो बयान आ गया उसको वो छिपा नहीं सकते। तो जैसे ही नोटिस जाएगी, सजा होगी। आपने देखा है कि राहुल गांधी ने मोदी शब्द को लेकर के बयानबाजी की तो 2 साल की सजा हुई, सांसदी चली गई। बिल्कुल, आपको भी पता होगा। मेरा ये कहना है कि नोटिस देंगे तो कार्रवाई होगी, जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं विचार करा, मगर मुझे यदि लगेगा कि हमारे भगवान की आस्था के पर चोट करने वाले लोगों को सबक सिखाना है तो फिर हम वो भी काम करेंगे। भोपाल जो कार्यकर्ता गए हैं भाजपा के, इनके द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपने रामायण फाड़ा है। देखो मैंने बताया ना, सब एक ही बात है, सब गलत है। मैं बताया ना, रामायण फाड़ने के बाद मैंने कहा कोई एक रामायण फाड़ने की क्लिप बता दे या सन बता दे, कुछ प्रमाण बता दे। कुछ नहीं, अंधेरे में तीर मार रहे हो।
ये जब किताब लिखने की बात सामने आई तो इस पर आपके द्वारा क्या शिकायत भी की गई है थाने में? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी। मैंने पुलिस में एसपी से बात करके उसमें मैंने कहा कि इसकी जांच करवा लो। एसपी ने जांच कर लिया। अब एसपी के सामने अपराधी को पकड़ना है जिसके पास किताब है। जो भी के पास किताब है वो अगर बता दे कि मेरे पास किताब है, सवेरे पुलिस उसको पकड़ के ले आएगी कि भाई तुमको किताब मिल गई, अब तुम्हें ये बताना है किस दुकान से खरीदो। दुकान से नहीं खरीदो, किसी ने दिया है तो तुमको उस आदमी का नाम बताना। वहीं से फिर पुलिस ढूंढेगी कि ये किताब छपी कहाँ। मतलब अभी तक किताब किसके पास है इसका भी पता नहीं चल रहा है। जो दिखा रहा किताब वो गायब है। तो जो लोग चैलेंज करते हैं उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए किताब, बिल्कुल, है ना। और प्रकाशक को बुला के लाना चाहिए, प्रिंटर को बुला के। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, वो गायब है। अच्छा, वो गायब। वो पुलिस के पास नहीं आ रहे। 3-4 बार उनके साथ बातचीत हुई, अब फोन ही नहीं उठता। हमने जो बात किया तो उन्होंने बोला है कि अब आने वाले समय में ढूंढ करके करेंगे गिरफ्तार। अच्छा, वो तो वीडियो में बिल्कुल किताब भी, हाँ, उन्हीं को पुलिस ढूंढ रही है। अभी तक मिले नहीं ढूंढ रही पुलिस। अब अगर और कोई दावा कर दे तो पुलिस को भी बोलेगी, जो दावा करेगा पुलिस ढूंढेगी। बिल्कुल। आप पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि आप जातिवादी हैं। आप एक पटेल जाति को लेकर ज्यादा महत्व देते हैं, अदर किसी जातियों को महत्व नहीं देते। और जब जब चुनाव आता है तब तब ये बातें ज्यादा सामने आती हैं। ऐसा है कि ये सब फर्जी है। आप एक चीज बताओ, अभी आपने देखा होगा एक दिन निकला, मेरे 2 गनमैन है, ठीक। एक गनमैन पटेल है, एक जन प्रजापति है। पेपर में क्या लिया, इनका गनमैन पटेल, प्रजापति नहीं निकला, ठीक है। मेरे जो प्रतिनिधि काम करते हैं, विद्युत विभाग का पूरा काम देखने की जिम्मेवारी किसकी है, दिलीप द्विवेदी की, ठीक है। रिटर्न में दिया हुआ, उनका नाम नहीं। सिंचाई विभाग की जिम्मेवारी किसको मिली है, जगदीश शुक्ला जी को, उनका नाम नहीं। हमारे नगर परिषद का काम कौन देख रहे हैं, हमारे बालक दास गुप्ता, उनका नाम नहीं। हमारा कॉलेज का काम कौन देख रहे हैं। ऐसे अलग अलग जो काम दिए उनके नाम नहीं आ रहे हैं। नाम किसके आ रहे हैं मालूम, मेरा खाना कौन बनाता है, मेरी गाड़ी कौन चलाता है। मतलब क्या तमाशा बना के लगे लोग बाग। माने मेरा रिश्तेदार मेरे से मिलने आए तो कहीं वो रिश्तेदार कैसे मिलने आ गया। मतलब कुल मिला करके, इसलिए मैं आपको तो जातिवादी भी साबित नहीं कर पा रहे लोग। प्रयास किया कि इसे नाम डाल देंगे तो शायद हो जाएगा। मुझे जातिवादी कोई साबित कर ही नहीं सकता, इसलिए कि अगर मैंने तय के लिए कोई अपराध कर रहा है तो चाहे जिस बात का हो, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मेरे पास सिफारिश करने नहीं आ सकता। तो इस तरह की बातों को मैं खारिज करता हूं। और जो लोग जातिवादी होंगे वही मेरी जात के बारे में टीका टिप्पणी करेंगे, वरना कोई कर ही नहीं सकता। मेरे स्वभाव के, मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी सब लोग जानते हैं कि मैं जातिवादिता से बहुत कोसों दूर हूं। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। ये आपके बारे में जो अफवाह उड़ाई जाती है, आप बता रहे हैं कि अफवाह है, पूरी तरह से गलत है, मिथ्या। क्या फायदा मिलता है इन लोगों को अफवाहें ऐसी उड़ाकर? शॉर्टकट नेतागिरी, शॉर्टकट संघर्ष कर नहीं सकते, जनता का स्नेह ले नहीं सकते, जनता का काम कर नहीं सकते, जनता के बीच जा नहीं सकते। मैं जनता के बीच में रहता हूं, मगर कभी मैंने प्रचारित नहीं किया, मगर मेरे बारे में जनता के बीच में जाए। हाँ, यह भी मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि मैं पहला आदमी हूं कि मैं अगर भोपाल से आता हूं, स्टेशन से उतरता हूं तो पहले मऊगंज जाता हूं। मैं तो बाई इलेक्शन में जाता हूं तो मैं वहां रह करके जीवटता के साथ काम करता हूं। तो ये सब गलत है। हाँ, लोगों ने बोला कि इस गांव में आ रहे हो तो मेरे घर आ जाओ, कर मेरे घर आ जाओ, कर मेरे घर आ जाओ, कर। अब एक गांव में 600 घर है, संभव नहीं है। मैं उस गांव में 5 बार गया तो 5 बार सार्वजनिक जगह में एक लोगों को बुला करके सार्वजनिक किया। जो बड़े बुजुर्ग पूजनीय, उनको प्रणाम करना, उनका सम्मान करना, उनको साल सिपर से सम्मानित करना, उनको कुर्सी में बैठाना, पब्लिक के सामने एड्रेस करना,
2 घंटे 3 घंटे उनके बीच में अपनी बात रखना और उनकी बात लेना। पूरे गांव से मुलाकात हो गई। अब पूरे गांव से मुलाकात, एक आदमी बोलता हमारे यहाँ तो नहीं आए, काहे नहीं आए, फलाने आवत है, ढिकाने आवत है। तो लोगों को अगर इस तरह का है तो वो दुष्प्रचार जो है वो महत्वपूर्ण चीज है। मैं तो जिस दिन चुनाव जीता था ना, आभार यात्रा करके एक पोलिंग में आभार उसी दिन व्यक्त कर लिया था और वादा किया था जनता के कल्याण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, सब काम करूंगा और ईश्वर की कृपा से सारे काम पूरे हुए। तो शॉर्टकट जिसको नोतागिरी करना है वही ये काम करते हैं, आरोप लगा। बिल्कुल, एक लास्ट सवाल आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में करूंगा। व्यक्तिगत सवाल है, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हुई है जिसे आप कभी याद ना करना चाहते हैं? ऐसा कोई ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा ध्यान ही नहीं। आज काम किया, भूला, आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर चलता कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए मैं अपना जीवन के यहाँ तक ले जाना चाहिए। 1983 में कॉलेज जीवन से पॉलिटिक्स शुरू करने के बाद 1986 में मैं घर छोड़ा था। 1986 में मैंने घर त्यागा था। हाँ। और फिर इसके बाद 98 में मेरी वापसी हुई। तब तक मैं पूरा देश दुनिया घूमा और इसलिए कर्तव्य मार्ग पर डट जाने के अलावा मेरे को कुछ नहीं। प्रभु ये दे दे तो सही, वो दे दे सो सही, कुछ ना दे दे तो सही। शॉर्टकट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करना। अब चुनाव आ गया है, क्या लेके जाएंगे मुद्दे आप जनता के बीच में? डेवलपमेंट, विकास, एक ही मुद्दा, विकास। चलिए, और विकास के मुद्दे पर ही हम पहले भी चुनाव में आए थे, विकास के मुद्दे पर आगे भी चुनाव होंगे। जनता के कल्याण के लिए जो काम करने चाहिए वो सारे विकास काम करेंगे। और रहा सवाल प्रजातंत्र का, तो प्रजातंत्र में लोकसभा का मेंबर चुना जाता है, उसके काम कुछ दूसरे होते हैं। विधानसभा का मेंबर चुना जाता है, उसके काम कुछ दूसरे होते हैं। गांव का सरपंच चुना जाता है, उसके काम कुछ तीसरे होते हैं। मंडी के व्यक्ति को हम वोट देते हैं तो उसके काम कुछ तीसरे होते हैं। नगर में हम वार्ड के पार्षद को देते हैं, उसका काम कुछ और होता है। तो ये जितने भी प्रकार के प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। सबके काम करने की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। किसको कौन से काम करने के लिए चुना गया है, ये जिस दिन जनता जान लेगी, जनता को कोई ठग नहीं सकता। बिल्कुल बनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अभी हमारे साथ मऊगंज विधायक हैं। मऊगंज विधायक की आज तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी विधायक द्वारा बोला गया कि नहीं, हम तो अगर जनता की कोई बात है तो हम जरूर बात करेंगे और जितना हो सकेगा उतना बात करेंगे। साफ तौर पर बोला गया है कि जो बातें 2018 में हमने जनता से किया था और जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए गए हैं। हाँ, विकास का कार्य जरूर हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन होगा जरूर। विधायक द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि जल्द ही मऊगंज विधानसभा को और मऊगंज जिले को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर विकास की वो गति चलेगी जिसकी उम्मीद जनता को है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।